नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी कुछ विषय थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे, कैबिनेट समितियां और मंत्री समूह, यानी कैबिनेट कमिटीज और ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, GOMs। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ आप कहें कि किताब ही नहीं है। ये सरकार असल में काम कैसे करती है, नीतियां कैसे बनती हैं, समन्वय कैसे होता है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और परीक्षा के लिहाज से तो है ही महत्वपूर्ण। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इससे जुड़े सवाल आते हैं, खासकर गवर्नेंस वाले सेक्शन में। तो आज का हमारा फोकस बिल्कुल साफ है। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इन समितियों और समूहों की कार्यप्रणाली, उनकी अहमियत और खास तौर पर परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उनको समझना। सही। शुरुआत करते हैं कैबिनेट समितियों से। क्या ये हमारे संविधान का हिस्सा है? ये पहला सवाल मन में आता है। हाँ, ये सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है जो पता होना चाहिए। कैबिनेट समितियां संविधान इत्तर हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, मतलब इनका जिक्र संविधान की किसी भी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में नहीं है। तो फिर ये बनती कैसे है? मतलब अगर संविधान में नहीं है तो इनकी वैधता का आधार क्या है? कहाँ से आती है ये? देखिए, इन्हें ना कार्य संचालन नियम या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत स्थापित किया जाता है। ये नियम सरकार का काम ठीक से चले उसके लिए बने हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ बिजनेस। हाँ, और उन्हीं के अंतर्गत प्रधानमंत्री इन समितियों को बनाते हैं। तो इनकी वैधता संविधान से नहीं, इन नियमों से आती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है समझने के लिए। अब सवाल ये है कि जब पूरी कैबिनेट है ही, तो फिर इन अलग समितियों की जरूरत क्या है? इनका मकसद क्या है? देखिए, कैबिनेट का काम बहुत फैला हुआ है, बहुत विशाल है। देश चलाने से जुड़े हजारों मुद्दे होते हैं। अब हर छोटे बड़े मसले पर पूरी कैबिनेट बैठकर लंबी चर्चा करे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, वो तो है। यहीं पर कैबिनेट समितियां काम आती हैं। इनका पहला उद्देश्य है कैबिनेट के इसी भारी भरकम काम के बोझ को, उसको थोड़ा हल्का करना। मतलब ये एक तरह से काम बांटने जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये श्रम विभाजन आप कह सकती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, और प्रभावी प्रत्यायोजन यानी इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन, हाँ। हाँ, इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। समितियां क्या करती हैं? किसी खास पॉलिसी इशू को लेती हैं, उसकी गहराई से जांच करती हैं, इन डेप्थ एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। उसके अलग अलग पहलुओं पर सोच विचार करके फिर अपनी सिफारिशें या कभी कभी निर्णय भी कैबिनेट के सामने रखती हैं। इससे कैबिनेट का वक्त बचता है और वो बड़े मुद्दों पर फोकस कर पाते। बिल्कुल। और गहन जांच के अलावा इनका एक और बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या? वो है प्रभावी समन्वय, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अक्सर क्या होता है, सरकारी नीतियां कई मंत्रालयों, कई विभागों से जुड़ी होती हैं। हाँ, इंटरमिनिस्टेरियल इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। तो इन समितियों में संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। इससे नीतियों को बनाने और लागू करने में एक बेहतर तालमेल बैठता है, टकराव कम होता है। तो मतलब ये काम आसान करती हैं, गहराई से देखती हैं और मंत्रालयों के बीच एक पुल का काम भी करती हैं। अच्छा, क्या ये सारी समितियां एक जैसी ही होती हैं? क्या इनमें कुछ फर्क भी होता है? हाँ, फर्क होता है। संरचना और कार्यकाल के आधार पर देखें तो मोटे तौर पर ये दो तरह की होती हैं, स्थायी यानी स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरी तदर्थ यानी एडहॉक कमिटीज। स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियां, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी प्रकृति की होती हैं। ये लगातार काम करती रहती हैं। जैसे राजनीतिक मामलों की समिति है, आर्थिक मामलों की समिति है, ये स्थायी हैं। और तदर्थ वाली एडहॉक? एडहॉक समितियां अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी। इन्हें किसी खास काम, कोई विशेष समस्या या मुद्दे से निपटने के लिए जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा। जैसे ही वो काम पूरा हुआ, इन्हें भंग कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1962 में, जब चीन का आक्रमण हुआ था। उसके बाद एक आपातकालीन समिति, इमरजेंसी कमेटी बनी थी। हाँ, सुना है। काम पूरा होने के बाद उसे समाप्त कर दिया गया, तो वो एक एडहॉक कमेटी थी। इन्हें बनाता कौन है और क्या इनकी संख्या, नाम, संरचना, ये सब हमेशा फिक्स रहता है या बदलता रहता है? ये भी जानना जरूरी होगा। देखिए, इनको बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि कब किस समिति की जरूरत है, स्थिति की क्या मांग है। अच्छा। इसी वजह से इनकी संख्या कितनी होगी, इनके नाम क्या होंगे, इनकी संरचना मतलब कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये सब स्थिर नहीं रहता। ये समय समय पर बदलता रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल है? हाँ, बिल्कुल। सरकार की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो समितियों का स्वरूप भी बदल सकता है। अगर सदस्यता की बात करें तो आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं इनमें और कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही? आमतौर पर एक समिति में आप मान लीजिए 3 से 8 सदस्य होते हैं। ज्यादातर सदस्य कैबिनेट मंत्री ही होते हैं।
ये सही है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई गैर कैबिनेट मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। अच्छा, वो भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है या संबंधित मंत्रालय की जरूरत है तो उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, समिति में सिर्फ उस विषय के इंचार्ज मंत्री ही नहीं होते, अक्सर दूसरे सीनियर मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। क्यों? उसका क्या कारण है? ताकि उस मुद्दे पर एक ज्यादा व्यापक, एक बैलेंस्ड नजरिया मिल सके, अलग अलग अनुभव का फायदा मिले। और अध्यक्षता कौन करता है? क्या हमेशा प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं या कोई और भी हो सकता है? देखिए, ज्यादातर जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अच्छा। कुछ समितियों के अध्यक्ष दूसरे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री। लेकिन हाँ, एक नियम जरूर है, अगर प्रधानमंत्री किसी समिति की सदस्य हैं तो फिर अध्यक्षता वही करेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब प्रधानमंत्री की भूमिका काफी सेंट्रल रहती है, खासकर अगर वो सदस्य हों। अब आते हैं इनके काम पर। ये समितियां सिर्फ सलाह देती हैं या इनके पास फैसले लेने की शक्ति भी होती है? ये बहुत बहुत अहम सवाल है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। ये समितियां सिर्फ चर्चा करके कैबिनेट के लिए प्रस्ताव बनाने तक ही सीमित नहीं है, तो इनको निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। कई मामलों में समिति जो फैसला लेती है उसे ही अंतिम मान लिया जाता है। लेकिन क्या कैबिनेट उन फैसलों को बदल सकती है? मान लीजिए समिति ने कोई फैसला लिया, क्या कैबिनेट उसे ओवररूल कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कैबिनेट तो सर्वोच्च संस्था है, इसलिए कैबिनेट चाहे तो किसी समिति के निर्णय की समीक्षा कर सकती है, उसे बदल भी सकती है। लेकिन सच कहूं तो व्यवहार में ऐसा कम ही होता है। क्यों? क्योंकि समितियों में भी तो वरिष्ठ मंत्री ही होते हैं ना, और काफी सोच विचार के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है, तो आमतौर पर कैबिनेट उनके फैसलों को मान लेती है। ठीक है, आपने कहा था कि समय के साथ इनकी संख्या और फोकस बदलता रहा है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये बदलाव कैसे हुए हैं? जरूर। जैसा हमने पहले बात की, इनकी संख्या बदलती रही है। जैसे 1999 में 13 कैबिनेट समितियां थी, फिर 2013 तक ये संख्या घटकर 10 हो गई। कम हो गई? था। इस दौरान कुछ नई जरूरतें भी सामने आईं, जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO से जुड़े मामलों के लिए समिति बनी, या फिर UIDI मतलब आधार से जुड़े मुद्दों के लिए भी विशेष समिति बनाई गई थी। और हाल के वर्षों में क्या स्थिति रही है? 2019 में जब पुनर्गठन हुआ, उसके बाद 8 प्रमुख कैबिनेट समितियां काम कर रही थी। इनमें कुछ नई समितियां भी शामिल हुईं जो उस समय की सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाती थी, जैसे निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पर। हाँ, और दूसरी थी रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये दिखाता है कि देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां जैसे बदलती हैं, इन समितियों का फोकस भी बदल सकता है। इतनी सारी समितियों में से क्या कुछ ऐसी है जिन्हें दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब परीक्षा के लिए किन पर खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो सभी समितियां अपने अपने दायरे में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 4 समितियां ऐसी हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। इनके बारे में जानना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी हैं ये 4 और इनके काम क्या है? थोड़ा विस्तार से बताएं। पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक मामलों की समिति, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, PAC। PSC? हाँ, ये समिति घरेलू और विदेशी नीतियों से जुड़े लगभग सभी बड़े और संवेदनशील मामलों पर विचार करती है। केंद्र राज्य संबंध हो, कोई बड़ा राजनीतिक संकट आ जाए या कोई महत्वपूर्ण विदेश नीति का फैसला लेना हो, ये समिति अक्सर एक्शन में होती है। मैंने सुना है इसे अक्सर सुपर कैबिनेट भी कह देते हैं, ये सही है क्या? हाँ, बिल्कुल कह देते हैं। ये उपाधि इसे इसके व्यापक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र के कारण मिली है। ये असल में नीति निर्धारण का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी बैठकों में जो फैसले होते हैं उनका असर बहुत गहरा होता है, तो इसे सुपर कैबिनेट कहना काफी हद तक सही है। ये तो हुई पहली PAC। दूसरी महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? दूसरी है आर्थिक मामलों की समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। हाँ, जैसा नाम से ही साफ है, ये देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्देशन और समन्वय करती है। कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमतें, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, जितने भी बड़े आर्थिक मुद्दे हैं, उन पर फैसले अक्सर इसी समिति में लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC। इसका काम भी बहुत अहम है। नियुक्तियां। हाँ, केंद्र सरकार के सचिवालय में जो सचिव, सेक्रेटरी या उससे ऊपर के पद हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनके प्रमुख, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जो शीर्ष अधिकारी हैं,
उनकी नियुक्ति पर अंतिम फैसला यही समिति लेती है। मतलब ये तय करती है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कंपनियों के टॉप पदों पर कौन बैठेगा। बिल्कुल, और इन नियुक्तियों का असर तो बहुत दूर तक जाता है। और चौथी समिति कौन सी है? चौथी है संसदीय मामलों की समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये समिति संसद में सरकार के कामकाज का पूरा मैनेजमेंट देखती है। अच्छा, पार्लियामेंट से जुड़ा सब कुछ। हाँ, मोटा मोटा, जैसे संसद का सत्र कब बुलाना है, कौन से बिल पेश करने हैं, सदन में सरकार की क्या रणनीति होगी, विपक्षी दलों से कैसे तालमेल बिठाना है, ये सब इस समिति के दायरे में आता है। संसदीय मामले ये सबसे प्रमुख है। इनकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या इन चारों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं? यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो याद रखना चाहिए। पहली तीन यानी पीएसी, सीसीईए और एसीसी, इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है। लेकिन जो चौथी है संसदीय मामलों की समिति, उसकी अध्यक्षता आमतौर पर गृह मंत्री करते हैं। अच्छा, ये गृह मंत्री के पास है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई कैबिनेट समितियों की काफी विस्तृत चर्चा। अब आते हैं मंत्री समूहों पर, यानी ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, गोएम्स। ये क्या है और ये कैबिनेट समितियों से अलग कैसे है? क्या ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है? हाँ, कैबिनेट समितियों के अलावा सरकार के पास एक और टूल है, मंत्री समूह या गोएम्स। ये भी मंत्रियों के ही समूह होते हैं, किसी खास मुद्दे पर विचार करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इनकी प्रकृति और काम करने का तरीका कैबिनेट समितियों से कुछ अलग है। क्या मुख्य अंतर है इनमें और कैबिनेट समितियों में? सबसे बड़ा अंतर तो इनकी प्रकृति का है। कैबिनेट समितियां, खासकर जो स्थायी वाली हैं, वो एक तरह से स्थायी व्यवस्था का हिस्सा है ना? हाँ, जबकि गोएम्स मूल रूप से तदर्थ निकाय हैं, एड हॉक बॉडीज। इन्हें किसी खास, अक्सर कोई तात्कालिक या जटिल मुद्दा आ गया, उस पर गहराई से विचार करने और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। मतलब इनका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं होता। सही कहा। जैसे ही इनको जो काम सौंपा गया है वो पूरा हो जाता है, चाहे वो सिफारिशें देना हो या कभी कभी कैबिनेट की तरफ से फैसला लेना हो, इन गोएम्स को भंग कर दिया जाता है। खत्म। हाँ, एक और अंतर ये भी है कि जहां कैबिनेट समितियां ज्यादातर स्थापित प्रक्रियाओं के तहत काम करती हैं, गोएम्स का गठन ज्यादा लचीला होता है। अक्सर किसी उभरती हुई समस्या या ऐसे मुद्दे पर बनता है जिसमें कई मंत्रालयों के बीच गहरे समन्वय की जरूरत है। तो क्या ये असरदार साबित हुए हैं? इनका असल मकसद क्या है? हाँ, ये मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने और किसी जटिल मुद्दे पर तेजी से फोकस करने का एक, आप कह सकते हैं, व्यवहार्य और प्रभावी तरीका माने गए हैं। खासकर जब कोई अचानक से कोई मुद्दा उभरता है, इमरजेंट इशू या कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम एरिया सामने आता है, तो संबंधित मंत्रियों का एक गोएम बनाकर उसे सुलझाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये कैबिनेट को फोकस्ड सिफारिशें देने में मदद करते हैं। लेकिन क्या गोएम्स के कामकाज को लेकर कभी कोई सवाल भी उठे हैं? मतलब क्या इनकी प्रभावशीलता हमेशा बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी सिस्टम हो, उसकी कमियां या चुनौतियां तो सामने आती हैं। गोएम्स के साथ भी ऐसा हुआ है। और इस संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड एआरसी की जो टिप्पणियां और सिफारिशें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा के लिए। एआरसी ने गोएम्स के बारे में क्या पाया था? उनकी मुख्य चिंता क्या थी? एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि समय के साथ बहुत ज्यादा संख्या में गोम्स बना दिए गए थे, मतलब ढेर सारे गोम्स बन गए थे। अच्छा। सिद्धांत रूप में तो ये समन्वय और तेजी लाने के लिए थे, लेकिन हुआ क्या, व्यवहार में इसका उल्टा असर होने लगा। उल्टा असर? वो कैसे? आयोग ने पाया कि इतने सारे गोम्स होने की वजह से उनकी बैठकें ही नियमित रूप से नहीं हो पाती थी। मंत्रियों का समय बढ़ जाता था और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लेने में बेवजह की देरी होने लगी थी। अरे, मतलब जो व्यवस्था तेजी लाने के लिए थी, वही देरी का कारण बन गई। बिल्कुल, यही विरोधाभास एआरसी ने पॉइंट आउट किया। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एआरसी ने क्या सुझाव दिए, क्या सिफारिशें की? एआरसी ने कुछ बहुत ठोस सिफारिशें की। पहली और सबसे जरूरी सिफारिश थी कि गोम्स की जो संस्था है, उसका इस्तेमाल ज्यादा चयनात्मक तरीके से हो, सिलेक्टिव यूज। मतलब ये कि हर छोटे मोटे मुद्दे के लिए गोम मत बनाओ, केवल जो वाकई जरूरी और जटिल मामले हैं उन्हीं के लिए इनका गठन हो। इससे क्या होगा, इनकी संख्या कम रहेगी और यह ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। ठीक है, कम बनाओ लेकिन अच्छे से चलाओ। और क्या सिफारिशें थी? आयोग ने यह भी कहा कि जब गोम बनाया जाए तो उसका जनादेश यानी मैंडेट एकदम साफ होना चाहिए कि भाई आपको करना क्या है, और साथ ही उसे अपना काम पूरा करने के लिए एक तय समय सीमा, प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट दी जानी चाहिए। टाइम लिमिट? हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, इससे जवाबदेही बढ़ती है और काम समय पर पूरा होता है, वरना चीजें लटकती रहती हैं। इसके अलावा एआरसी ने यह भी सुझाव दिया कि जहां तक मुमकिन हो, गोम्स को कैबिनेट की ओर से फैसला लेने के लिए एम्पावर्ड किया जाना चाहिए,
ताकि मामला फिर से कैबिनेट में जाकर और लंबा ना खिंचे। अच्छा। जाहिर है ये उन मामलों में ज्यादा सही रहेगा जहां कैबिनेट पहले ही नीति की दिशा तय कर चुकी हो। मतलब कम संख्या हो, लक्ष्य साफ हो, समय सीमा तय हो और निर्णय लेने का अधिकार भी मिले। ये एआरसी के सुझावों का सार था, है ना? बिल्कुल सही। एआरसी का मानना था कि इन सुधारों से गॉम्स का जो तंत्र है वो ज्यादा प्रभावी बनेगा और वो असल में मुद्दों को जल्दी सुलझाने में मदद करेगा, न कि देरी का कारण बनेगा। तो ये थी कैबिनेट समितियों और मंत्री समूहों पर हमारी काफी विस्तृत बातचीत। अगर हम मुख्य बातों को जल्दी से दोहराएं तो हमने समझा कि कैबिनेट समितियां संविधान इतर हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बनती हैं। हाँ, और ये स्थायी और तदर्थ दो तरह की होती हैं। इनका मुख्य काम कैबिनेट का बोझ कम करना, मुद्दों की गहराई से जांच करना और मंत्रालयों में समन्वय बढ़ाना है। फिर हमने 4 सबसे महत्वपूर्ण समितियों को देखा। राजनीतिक मामले पीएसी, जिन्हें सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, आर्थिक मामले सीसीईए, नियुक्ति एसीसी और संसदीय मामले, उनके काम और अध्यक्षता को भी समझा। बिल्कुल। इसके बाद हमने मंत्री समूहों यानी गोएम्स की बात की, उनकी तदर्थ प्रकृति, मंत्रालयों के बीच समन्वय में उनकी भूमिका और खासतौर पर द्वितीय एआरसी ने जो चिंताएं जताई थीं, उनकी बढ़ती संख्या, उससे होने वाली देरी और जो सुधार के सुझाव दिए थे, जैसे चयनात्मक उपयोग, समय सीमा, स्पष्ट जनादेश, उन पर भी हमने चर्चा की। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा था, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में सीधे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। कौन सी समिति स्थायी है, कौन अध्यक्ष है, संविधान इतर कौन सी है, वगैरह। हाँ, और मेंस में खासकर जीएस पेपर 2 में, जहां शासन, नीति निर्माण प्रक्रिया, समन्वय तंत्र, सुधार जैसे विषय हैं, वहां विश्लेषणात्मक सवाल बन सकते हैं। वहां आप कैबिनेट समितियों और गोएम्स की भूमिका, उनकी प्रभावशीलता, चुनौतियां और एआरसी की सिफारिशों का जिक्र करके अपने उत्तर को काफी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे, सोचने के लिए एक प्रश्न। हाँ, जरूर। सोचिए कि सरकार के कामकाज में विशेषज्ञता, जैसे जो समितियों या गोएम से आती है, और दूसरी तरफ केंद्रीयकृत नियंत्रण, जैसे कैबिनेट या पीएमओ का होता है, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है ताकि शासन प्रभावी भी रहे और लोकतांत्रिक जवाबदेही भी बनी रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है। या फिर ये भी सोचा जा सकता है कि क्या द्वितीय आरएसी की वो जो सिफारिशें थीं, गॉम्स को सीमित और समयबद्ध करने की, उन पर वास्तव में अमल हुआ है? अगर हाँ, तो जमीनी स्तर पर नीति निर्माण की गति और गुणवत्ता पर उसका क्या असर पड़ा है? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं हो पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें हमारी शासन प्रणाली के बारे में लगातार सोचने पर मजबूर करते हैं।